गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि बच्चों हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने एक मोस्टिंग वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने बीए सेकेंड ईयर की मोस्टिंग डाली हुई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले चैनल में जाएँ और पहले उन मोस्ट क्वेश्चनों को पढ़ें कि आपको बीए सेकेंड ईयर के 2022 से रिलेटेड कौन कौन सी मोस्टिंग क्वेश्चन हैं इस बार के। पहले आप उसे देख लें, उसके बाद ये जो हम मोस्टिंग की सॉल्व करा रहे हैं उसके बाद आप ये देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ना है पूर्वी समस्या। जो हमने मोस्टिंग की लिस्ट दी थी उसमें ये भी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 लघु क्वेश्चन भी निकालते हैं आपकी। ओके, तो उन क्वेश्चनों को भी हम अभी डिटेल करवाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पूर्वी समस्या का मतलब है यूरोप में तुर्की के साम्राज्य के विघटन में उत्पन्न समस्या को पूर्वी समस्या कहते हैं। ठीक है, ये है पहली बात। आपने तुर्क साम्राज्य या उस्मानिया गाजी का साम्राज्य सुना हो। वो रोमन साम्राज्य से लेकर पूरा ये फैला कहाँ तक था? आपके काला सागर से होकर और यहाँ पश्चिमोत्तर में पवित्र रोम साम्राज्य तक फैला हुआ था। आप अभी जाकर जब आप ये वीडियो देख लें तो आप गूगल में सर्च करेंगे कि रोमन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा साम्राज्य था ये। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है। वो अभी आप जो कोरोना काल में एक सीरियल भी आया था उस्मान गाजी या इरतुल गाजी, तो आप वो भी देख लें। लेकिन बहुत बड़े पार्ट हैं, अब बाद में देखें पहले एग्ज़ाम देने के बाद। ठीक है, आप गूगल करना और लिखना कि ये तुर्क साम्राज्य, ठीक है, उस्मान गाजी इस टाइप का नाम है उसका, आप देख लें। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन। देखिए, यूरोप में ये पढ़ लिया था, उत्पन्न समस्या को आप पूर्वी समस्या कहते हैं। ये कौन लोग थे? तुर्क लोग ईसाई मुसलमान थे जिन्होंने 14वीं और 15वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्वी यूरोप को विजित कर लिया था और 16वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य पराकाष्ठ यानी पीक पर पहुंच गया था। काला सागर से लेकर रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। यूरोप के इस भाग को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है कि 14वीं 15वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर, ठीक है, और ये 16वीं शताब्दी तक अपने पीक पर पहुंच गया था। और इसने कहाँ से स्टार्ट किया? काला सागर से लेकर रोमन साम्राज्य तक फैला था। बहुत बड़ा साम्राज्य था जी। ठीक है, इसके भी इतिहास हैं बहुत, अगर कभी टाइम मिले तो पढ़ना इसके बारे में। देखिए, फिर क्या हुआ? तुर्क साम्राज्य का पतन। क्योंकि पतन कब से स्टार्ट होता है? इसका 18वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य कमज़ोर दिखने लगा। ठीक है, और उस पर उत्तर पश्चिम की ओर से ऑस्ट्रिया और उत्तर की ओर से रूस दबाव डालने लगा। ठीक है, आप मैप में देखना। ठीक है, आप मैप में देखना तो इनकी स्थिति बनती है ऑस्ट्रिया की और रूस की। ये रूस है, ये ऑस्ट्रिया, और यहाँ से फैला था इनका साम्राज्य। आपको मैप में ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो कुछ क्या क्षेत्र जो रूस से रिलेटेड थे और ऑस्ट्रिया से मिलते जुलते थे, तो इनका अधिकार ये रहता था कि हम इस पर अधिकार करें, और रूस कहता था कि हम अधिकार करें। इससे रिलेटेड इनका क्या हो जाता था? तनाव स्टार्ट और युद्ध के कारण बनते थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ये दोनों शक्तियां मिलजुल कर तुर्की साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर रही थीं। ठीक है, यूरोप के सामने प्रश्न यह था कि तुर्क राज्य के स्थान पर कौन सी शक्तियां इनका स्थान लेगी। संभवतः यह माना जाने लगा कि इसका स्थान उनकी पड़ोसी देश जैसे ऑस्ट्रिया और रूस ही लेगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो कार्य थे या नीतियां थीं, इससे क्या यूरोप का अधिकतर यही हो रहा था कि इसका स्थान या तो रूस लेंगी। उस समय यही दो शक्तिशाली थे जो मतलब इन पे कटाक्ष कर रहे थे, इनके अधिकार क्षेत्रों को कब्जा कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, उसकी थोड़ी पूर्वी समस्या के बारे में डिटेल लिख देंगे आप, जिससे आपका क्वेश्चन और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे? सेम वही है और इसका डिटेल है। 16वीं शताब्दी के आते आते तुर्क और या ओटमन साम्राज्य में यूरोप के दक्षिण पूर्व सभी देशों पर कब्जा कर लिया।
ठीक है। इसी यूरोपीय बाल्कन प्रदेश में रोमानिया, बुल्गारिया, मकदूनिया, अल्बानिया, यूनान प्रदेश शामिल थे। इन सभी को क्या 16वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य ने जीत लिए थे और इन पर तुर्कों का आधिपत्य था। बाल्कन प्रदेश की बहुसंख्यक जनता स्लाव जाति की थी। ठीक है, तो किस जाति की थी? स्लाव जाति की थी, जो ईसाई धर्म से संबंधित थे और ग्रीक चर्च के सिद्धांतों का पालन करते थे। ये थे जो मतलब बाल्कन प्रदेश में मतलब उन्होंने कब्जा किया था ओटमन साम्राज्य में। तो वहाँ कौन सी जनता मतलब कौन से संबंधित धर्म से रिलेटेड थे? वे स्लाव जाति से। फिर आगे लिखा है कि ओटमन साम्राज्य इन ईसाइयों पर अत्याचार करता था। 18वीं शताब्दी तक तुर्की समाज अति विशाल था, साम्राज्य विशाल था और शक्तिशाली बना रहा, किंतु तुर्की सुल्तानों की विलास प्रवृत्ति, अत्याचारों के कारण यह विशाल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो चुका था और बाल्कन प्रदेश में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगीं। 19वीं सदी में साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती गई और धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, आपने ये ऑप्शन भी पढ़ा होगा कई बार कि ये यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन भी सही आपके लिए मिल गया। ये है मतलब तुर्की का डिटेल पूर्वी समस्या का। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। अगर इसमें से आधा भी लिख देंगे आप तो आपको क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने कुछ हेडिंग लिखी थी कि अगर आपसे पूछे कि मतलब क्या क्या रीज़न थे पतन होने की, तो बिल्कुल सेम कॉमन हेडिंग लिखवाई है हमने कि देखो सबसे पहला था एक बेटा धार्मिक मतभेद। क्या है, कोई भी पतन होता है तो उसका एक रीज़न बहुत बड़ा धार्मिक पतन भी होता है। दूसरा होता है यूरोप का साम्राज्यवाद। क्या है, यूरोप का साम्राज्यवाद इसलिए है क्योंकि देखो रूस तो लगा ही हुआ था, ऑस्ट्रिया हुआ लगा हुआ था और फ्रांस, इंग्लैंड, इनकी तो रूस और फ्रांस इंग्लैंड और फ्रांस के एक ही काम था कि उपनिवेशवाद बढ़ाना, साम्राज्यवाद की नीति। ठीक है, जल शक्ति का विकास, ठीक है, आर्थिक तंगी, दुर्बल शासक, आधुनिकता की कमी। ये जल शक्ति की कमी है, विकास नहीं बेटा, कमी है यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप, जल शक्ति की कमी, आधुनिकता की कमी थी। ये कुछ रीज़न होते हैं। और आपको याद है पॉलिटिक्स साइंस अगर आपको पहला दूसरा अगर आपने इंडियन हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था हमने, अगर उसमें लिखवाई थी कि अगर किसी राजा के पतन की जो कॉमन हेडिंग लिखवाई थी आपको, आप यहाँ भी लिख सकते हैं वो। ठीक है, तो चलिए अभी तक जो हमने आपको बताया वो थी पूर्वी समस्या क्या है। आपको 2 पेज का कम से कम हमने डेटा दिया है। अगर आप उससे आधा पेज भी, अगर उससे आधा भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है पूर्वी समस्या से कि पूर्वी समस्या में क्या क्या कारण हुए या कौन कौन सी समस्याएं आई, तो वो समस्याओं के बारे में एक एक अपन समझते हैं। ठीक है, पहला है रूस का हित। ठीक है, तो सीधा आप ये समझो कि जब तुर्की साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा रूस का हित था। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे क्षेत्रों पे अधिकार कर रहा था और उस समय क्या था कि तुर्क जो था वो कमज़ोर हो रहा था, उसे हर जगह से क्या है प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, क्षेत्र छिन रहे थे। ठीक है, तो इस कारण से क्या है उसमें सबसे ज़्यादा तुर्की को फ़ायदा रूस को फ़ायदा होने वाला था तुर्की साम्राज्य में। और क्यों कारण होने वाला था इसका रीज़न भी समझ लीजिए आप कि तुर्की साम्राज्य में रहने वाली यूनानी ईसाइयों को संरक्षण प्राप्त था जो यहाँ के निवासी थे और वो स्लाव जाति के थे जो रूस के जार थे। जार का मतलब होता है पीएम। ये जैसे अपने यहाँ का प्रधानमंत्री जो राजा थे, राजा को क्या कहते थे? जार। तो वो भी स्लाव जाति के थे, तो जाति मैच कर गई उनकी, तो उन्हें क्या होता था वहाँ से सहानुभूति भी मिलती थी कि उन्हें रणनीति कूटनीति बनाने में वहाँ से सहानुभूति मिलती थी और उन्हें तुर्की की प्रजा से संरक्षण मिलता था। जब भी इन्हें अपनी कूटनीति या कुछ ऐसा राजनीति स्टंट करते थे वो, तो उस समय क्या उन्हें मिलती थी? सहानुभूति मिल जाती थी, क्योंकि एक जात बिरादरी मिल जाती थी उनकी, यानी जात जो अपने यहाँ जातिवाद है। ठीक है, सेम वैसा।
जैसे एक जाति का हमेशा सपोर्ट दूसरी जाति करती है, उसी प्रकार से वो क्या था, तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आते थे स्लाव। और आपने पिछले मतलब जो हमने पृष्ठभूमि समझाई है आपको कि उसमें अत्याचार होना उनके ऊपर, तो जब तुर्की इन्हें क्या कर रहा था, इन्हें संरक्षण दे रहा था, किनको, ईसाइयों को, ठीक है। तो उससे क्या होता थे, इनको सहानुभूति मिल रही थी, ठीक है। आप इतना लिख दें, आपका काम हो जाएगा इससे से। आपकी अगली हेडिंग है यूनानी स्वतंत्रता। बेटा यूनान स्वतंत्रता ये है कि यूनान इस समय क्या था, तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वो आप ये समझ लो कि उसका अधिकार किसका था, तुर्की का था, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा था कि एक राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी यूरोप के अंदर। तो क्या होता, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था। तो ग्रीस के लोगों को भी मतलब आज़ादी की इच्छा थी, ठीक है। लेकिन तुर्क लोग वहाँ शासन कैसे करते थे, तुर्क लोग कि एक साल में कर लेना, इस टाइप के। जैसे आप अपने यहाँ भी होता था कि आप अपना शासन खुद करो, लेकिन आपको एक साल में एक बार कर देना पड़ेगा। सेम यूनान में था, यूनान ग्रीस में भी था। तो इससे क्या लेकिन भावना क्या थी, आज़ादी की, कि हमें आज़ाद होना है। तो इससे क्या हो, तुर्की को प्रॉब्लम हुई। जब तुर्की साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था, तो उस समय यूनान की जनता में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना बढ़ी और वो अपने आप को आज़ाद राष्ट्र चाहते थे, ठीक है। इससे क्या, जब इसका फ़ायदा किसने उठाया होगा बेटा, यूरोप ने, क्योंकि तुर्की साम्राज्य था वो सबसे बड़ा था और उसको मतलब छिन्न भिन्न या उसको क्या मतलब उस पर अधिकार करना चाहते थे। आप ये ऐसा समझें कि उस पर अधिकार करना चाहते थे, ठीक है। तो इन पे अधिकार करने में भी कंपटीशन चल रहा था कि रूस चाह रहा था कि हम अधिकार कर लें, ऑस्ट्रिया कह रहा था हम कर लें, यूरोप के इंग्लैंड कह रहा था हम करें, ठीक है। इन पे भी कंपटीशन चल रहा था। लेकिन यूनान स्वतंत्रता में यूरोप का हस्तक्षेप था बेटा। वो क्या था, अब देखते हैं। ग्रीस की विद्रोह की समस्या का प्रश्न यूरोप सत्ताओं के सामने एक समस्या के रूप में खड़ा हो गया। इस विद्रोह को दबाने का अधिकार सुल्तान के पास था, क्योंकि उसके अधिकार में था वो। लेकिन इसके अतिरिक्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया दोनों ही समझते थे कि यूनानियों की सफलता का अर्थ होगा तुर्की का विनाश। बिल्कुल बात सही है। और इस विनाश में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों से दोनों डरते थे। बात ये था कि बेटा इंग्लैंड का बिजनेस क्या था उस टाइम, कि आप किसी देश में जाकर व्यापार बढ़ाकर उस देश पर कब्जा करना। अगर यूनान स्वतंत्र होगा तो ये मैसेज कहा जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, ठीक है। और तुर्की जैसे बड़े साम्राज्य से अगर एक छोटा सा देश यूनान आज़ाद होगा तो उससे क्या होगा, हर जगह राष्ट्रीयता फैलेगी, हर देश चाहेगा कि हम आज़ाद हों, ठीक है। और तुर्की के अगर इंग्लैंड की सोच ये थी बेटा कि अगर तुर्की नष्ट होता है तो तुर्की से डायरेक्ट एशिया के गेट खुल जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीयता भावना कहीं एशिया में ना जाए, तो उनका तो इंग्लैंड एशिया में भी था, भारत में भी था, और अगल बगल जितने भी देश हैं सभी जगह इंग्लैंड ही था, ठीक है। तो वो ऐसा चाह नहीं रहा था, ठीक है। तो ये था प्रतिरोध, हस्तक्षेप यूरोप का। लेकिन इसका रीज़न और भी था कि दोनों में से इस बात का प्रयत्न भी किया कि यूरोपीय सत्ता इससे दूर रहें। लेकिन रूस का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1928 में ग्रीस को स्वतंत्रता के लिए लंदन में एक बड़े राष्ट्रों का सम्मेलन कराया गया, जिससे निश्चित किया गया कि ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। परंतु यह निश्चित हुआ कि ग्रीस तुर्की को वार्षिक भेंट देगा, लेकिन राजा यूरोपीय सत्ताओं पर चुना जाएगा। मतलब उसको आज़ादी तो दिला दी, लेकिन उसको पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवाया, ताकि ये दुनिया में गलत मैसेज नहीं जाए, ठीक है। ये थे आपकी पूर्वी समस्या। और भी इसमें समस्याएं हैं, लेकिन आप अगर इतना भी लिख देंगे क्वेश्चन में तो आपका कंप्लीट माना जाएगा। और भी जो हेडिंग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वो कभी कभी लघु क्वेश्चन भी बन जाता है, और आप अगर पूर्वी समस्या में लिख देंगे हेडिंग के रूप में, उसमें 2, 3, 4 जितना भी आपको जो हम आपको वीडियो में समझाते हैं, अगर उसका थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे तो आपके आराम से 3-4 पेज हो जाएंगे। ओके, तो बेटा अगर कोई दिक्कत हो इस वाले क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि बेटा जैसे आपको ये लग रहा अधूरी जानकारी लग रही होगी क्वेश्चन में। दिक्कत ये है बेटा कि हर क्वेश्चन
को डिटेल में समझना होता है, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी रूस इंग्लैंड के साथ चला जाता है, इंग्लैंड रूस के इसके जर्मनी के साथ, तो ये प्रॉब्लम आ रही होगी। क्योंकि अपन क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं यूनिट का, उसके बाद 4 क्वेश्चन नहीं करते, 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इस सन की प्रॉब्लम होगी और थोड़ी एक देश दूसरे देश की रणनीति में समझ में प्रॉब्लम आ रही हो। तो अपन का इस वीडियो का केवल एक ही मकसद है कि आपको क्वेश्चन को ईजी करके समझा देना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकें। ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।